आज आप में से ऐसे कौन है जो नेट जेआरएफ के पेपर फर्स्ट के लिए काउंसलिंग के लिए आए, उसकी काउंसलिंग क्या आई पेपर फर्स्ट के सेमिनार के लिए? ठीक है, अपन सभी है, अपन चर्चा कर लेंगे। आप में से कई नेट जेआरएफ हैं पहले। एक आज पॉलिटिकल साइंस के नए स्टूडेंट्स कौन आए हैं? ठीक है, अब आप दोनों बहनों, नया फर्स्ट पेपर है, नया सेकंड पेपर, आपका सब्जेक्ट क्या है बताओ? इंग्लिश है आपका? अच्छा, आप साथ हैं, आप सपोर्ट करने के लिए नहीं, जरूरी है, बारिश का मौसम है तो नैतिक और मोरल और फिजिकल सपोर्ट चाहिए इस मौसम। इंग्लिश वालों को तो आज हम सिर्फ आपसे पेपर फर्स्ट की चर्चा करेंगे। इंग्लिश वालों को पहले आप ही अकेली हैं? इंग्लिश स्ट्रीम है आप में से कोई? स्ट्रीम नहीं, इंग्लिश में आप है, ठीक। सर अभी आने वाले हैं, ठीक है, आप उनसे इंडिविजुअल चर्चा कर लेना। आपने पीयूष जी का पहले नाम सुना है क्या? जो यहाँ इंग्लिश पढ़ाते हैं उनका नाम सुना है कभी? ठीक है, वो खुद असिस्टेंट प्रोफेसर है और डी से आए हुए, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पहले, बढ़िया सेंट स्टीफन में उनमें पढ़े हुए हैं, बढ़िया नॉर्थ कैंपस में। तो अब हम तो आपको नहीं बता सकते इस बारे में। अब चर्चा जो करेंगे वो नेट की फर्स्ट पेपर की करेंगे। मैं कोई औपचारिक संबोधन नहीं करूंगा, मैं आपको सारा कुछ जो भी आपको बताएगी नेट जेआरएफ के पेपर फर्स्ट के बारे में वो मैडम बताएगी, क्योंकि मेरा अनाधिकृत प्रवेश होगा अगर मैंने इस मुद्दे में कुछ भी बोलना शुरू किया तो। हो सकता है कभी मेरी एक रुचि का विषय है रिसर्च मेथडोलॉजी, तो मैं कोशिश करूंगा कि अगर टाइम हुआ तो कि एक टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा आपको। जो रिसर्च इसके जो बड़े बड़े जो सेगमेंट है वो 10 हैं। 10 में से मैं कोशिश करूंगा, वादा नहीं करा कि रिसर्च मेथड्स मैं पढ़ाऊंगा आपको। कम्युनिकेशन है, उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड वाला जो पोर्शन है, साइंस टैग है और कॉम्प्रिहेंशन है। ये वाला मैडम टैकल करेंगे। उसके बाद एक पोर्शन बच गया, ये डाटा इंटरप्रिटेशन बच गया, और मैथ्स रीजनिंग वाला वर्बल नॉन वर्बल जो भी है वो बच गया, उसके लिए अलग टीचर होंगे। तो पूरा जो पेपर फर्स्ट है हम 3 लोग डील करेंगे उसको। पेपर फर्स्ट का इंपॉर्टेंस पहले नहीं था, विशेष करके पॉलिटिकल साइंस में, बाकी सब्जेक्ट में भी तो था, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में पहले बहुत ज़्यादा महत्व नहीं था पेपर फर्स्ट का। पेपर स्टैंडर्ड के आया करते थे, पेपर आउट नहीं होते थे, लीक नहीं होते थे, और एनटीए नाम की एक घटिया संस्था थी नहीं। तो उस टाइम जो भी मेरिट बनती थी ना, तो अगर आपने सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ रखा है तो आपका जेआरएफ हो जाता था। सब्जेक्ट बेस पे जेआरएफ हो जाते थे लोगों, उसमें आप थोड़े से नंबर ले आओ, पासिंग मार्क्स टाइप 15-20 नंबर क्वेश्चन करे हो आप 50 में से, और आपका जेआरएफ निकल जाएगा। लेकिन पिछले 3 साल से ये हुआ कि अकेले सब्जेक्ट बेस के ऊपर आप जेआरएफ नहीं कर सकते। हिस्ट्री का ठीक है, आज पैटर्न कुछ ठीक है, ज्योग्राफी भी ठीक ठाक से कर लेते हैं, लेकिन पॉलिटिकल साइंस के हालात ये कर दिए कि उन्होंने इतिहास बना दिया, और वो इतना घटिया इतिहास बना दिया कि आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, आप लगभग हैं वो 90 95 सही करके आते हैं, तो वेरिएशन नहीं आता उसके अंदर। तो आप सब वहीं बैठे हैं, कोई 90 कर रहा है, कोई 92 कर रहा है, कोई 95 कर रहा है, तो सिर्फ 5 नंबर का डिफरेंस आता है। तो फिर डिफरेंस लाएं कहाँ जिसकी वजह से फिर जेआरएफ हो? तो फिर अब सारा दामोदार किस पे हो गया? पेपर फर्स्ट के ऊपर हो गया। उसके जो 50 क्वेश्चन है वहां आप औरों से आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ 2-3 क्वेश्चन का ही आता है डिफरेंस। अगर सिंपल से आपने तैयारी की है, सतही रूप से आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है, तो आराम से 100 में से 90 क्वेश्चन करे आते हैं नेट पे आप। और डीप स्टडी भी की है ना आपने, तो उल्टी का आपके कम होते हैं, क्योंकि आपने फैक्ट्स नहीं रटे।
क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट है ना, उसकी समझ तो धीरे-धीरे विकसित होती है, लेकिन तथ्य हम पहले ही याद कर लेते हैं, क्योंकि तथ्य थोड़े से सामने दिखते हैं और अपने को आनंद भी आता है, मेरे इतने तथ्य याद है, मुझे बुक्स याद है, मुझे इतने शब्द याद हैं, मुझे ये घटनाएँ याद है सारी, तो इनमें आनंद भी आता है। समझ धीरे-धीरे जब आप साल 2 साल लगते हैं विषय की समझ पैदा करने में, तो इस वजह से ना जो शुरुआत कर लेता है 6 महीने पढ़ लेता है, वो 90 कर लेता है और जो पिछले 2 साल से पढ़ रहा है वो 95 कर आता है, बस इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। इसलिए ना पेपर फर्स्ट बहुत ही ज़रूरी हो जाता है जब आपको नेट भी करनी हो और जब आपको विशेष करके जेआरएफ करनी हो तो। नेट आसान हो जाती है। फर्स्ट पेपर की मैंने एक जनरल टेंडेंसी देखी है कि जितने भी नेट जेआरएफ वाले होते हैं, लगभग अपने 125 से 150 के बीच अपने नेट होती है हर बार, हर एक 6 महीने बाद अभी रिजल्ट आएगा और 25 से 30 के बीच अपने संस्थान से जेआरएफ होती है, क्योंकि अब तक हम सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे। तो ये टोटल जो आंकड़ा है ये 250 कई बार 200 बैठता है, क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। तो मैं ना उन सबसे चर्चा करता हूँ, जेआरएफ वालों से विशेष करके, तो नेट वालों से इतने से चर्चा हो नहीं पाती, जेआरएफ वाले लगभग आ भी जाते हैं क्योंकि वो आसपास के ही हैं। तो उनमें से 15-20 स्टूडेंट्स आते हैं, मैंने सबसे पूछा कि आप पेपर फर्स्ट के लिए क्या करके गए थे? तो 25-30 स्टूडेंट्स जो अपने यहाँ से जेआरएफ होते हैं हर 6 महीने बाद, उनमें से 4 या 5 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, टोटल का 20% जो पेपर फर्स्ट को पढ़ के जाते हैं, उसको देख के थोड़ी बहुत तैयारी करके जाते हैं। डीप स्टडी कोई नहीं करता जिस सब्जेक्ट की करते हैं, वो सतही रूप से पढ़ के जाते हैं। बाकी क्या करते हैं, सिर्फ पीवाईक्यू निकाल के जाते हैं और हम भी यही कहते हैं कि अगर आप दे रहे हैं तो पहले आप पीवाईक्यू निकाल लो, इससे आपके लगभग 20 से 25 के आसपास सही हो जाएंगे। 50 में क्वेश्चंस आते हैं, आपके 25 सही हो जाएंगे। लेकिन जिनकी जेआरएफ होती है ना, वो लगभग 35 के आसपास होते हैं और 35 क्रॉस करते हैं उनकी जेआरएफ होती है। लेकिन वो कई यूपीएससी दे के आते हैं, कईयों की तैयारी लंबे टाइम की होती है, उन्हें मैथ्स रीजनिंग सब पढ़ा होता है पहले कहीं न कहीं, कोई भी एसएससी दिया होता है उन्होंने, तो वो क्या स्वाभाविक ही 35 क्रॉस कर जाते हैं। कई बार क्या नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपके 4-5 क्वेश्चन का उस दिन अच्छा था तो तुक्के भी लग जाते हैं। तो सिस्टमैटिक ढंग से कोई भी पेपर फर्स्ट की तैयारी नहीं करता। फिर इसकी अगर थोड़ी सी तैयारी कर लें सिस्टमैटिक ढंग से और सारे सेगमेंट को एक बार आंखों के आगे से निकाल दें और कोई 10 से 15 एक आप पेपर दे लो और 30-40 एक आप पीवाईक्यूज पेपर है वो सोल्व कर लो। हर एक जो टॉपिक है या हर एक सेगमेंट है उसके आप 100 क्वेश्चन निकाल लो, आप देखेंगे घूम फिर के और इतना का मैटर आ जाता है कि आप 35 क्रॉस कर पाओ और 35 क्रॉस करते ही आप नेट की बजाय किसके नजदीक पहुंच जाते हैं, जेआरएफ के। और नेट नहीं हो रही तो नेट आराम से हो जाती है। तो नेट तो आपकी पहले बार में हो जाएगी कि अगर आपने पेपर फर्स्ट को ठीक से डील कर लिया तो। जेआरएफ के लिए फिर आपको सतत थोड़ा सा 2-3 महीने तो पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन आराम से भी करें तो 4 से 5 महीने का 1.5 2 घंटे क्लास होगी तो सिलेबस हो जाता है अपना पूरा। तो मैं पिछले लगभग 4 साल से ये कोशिश कर रहा था। जब मैं पुराने संस्थान में था तो मैंने उनसे कई बार कहा, लगभग नेट में पॉलिटिकल साइंस के ऑनलाइन जो है वो 1100-1200 की एवरेज आती है। इतने स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस कलाम से। फिर अपने यहाँ आ गए हैं, वो इतने ना वो पिछले 4 साल से वो रुके हुए हैं। कभी वो 900 हो जाते हैं, कभी वो 1100 हो जाते हैं, बस इसके आसपास रहते हैं। वो बढ़ क्यों नहीं रहे? वो बढ़े इसलिए नहीं कि पुराने संस्थान ने और कभी भी पेपर फर्स्ट पे काम नहीं किया। उस 1100 में कोई 100-200 की नेट होना कोई बड़ी बात है नहीं, हो ही जाती थी तो भाई 100 में से 6 तो वैसे ही लेने हैं। उस वजह से नहीं होते थे और अच्छी एवरेज इस वजह से नहीं आती थी क्योंकि पेपर फर्स्ट नहीं हो रहा था वहाँ। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे ना जब संस्थान खुद का कर लिया तो ये सोचा कि इस कमी को तो दूर करेंगे इस बार। तो हम काफ़ी टाइम से तो हम एक अच्छे शिक्षक की तलाश में थे। फिर खोजते खोजते हमें मैडम मिले, हमारे एक दोस्त के माध्यम से उन्होंने बताया कि ये है मैम, ये खुद जेआरएफ है और मैडम हिस्ट्रीज के गोल्ड मेडलिस्ट है, जेआरएफ है, असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू दे रखा है, रिजल्ट आने वाला है
मैम ने यूपीएससी को पढ़ाया हुआ है, पहले खुद यूपीएससी लिख रखा है मैम ने कई बार, तो इनके पास लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है। ये जो एक कॉमन पेपर आता है मैम यूपीएससी में, उसको क्या बोलते हैं, एक तो आपका सी सेट, तो चूंकि सी सेट कर लेते हैं तो आपको काफी सारा ना कुछ चीजों का और भी नॉलेज हो जाता है सी सेट के साथ साथ। तो अब सुपरविजन तो मैम का होगा, और यही अब आपसे इस मुद्दे के ऊपर और चर्चाएं करेंगे। मैंने तो आपको इतना सा बताना था कि अगर आप पेपर फर्स्ट कर लेते हैं तो आपकी नेट और ज़्यादा सिंपल हो जाएगी, वो तो 100% हो ही जाती है। जेआरएफ के चांस पहले से ज़्यादा बढ़ जाएंगे, आपके 50-60% चांस पहले से ज़्यादा बढ़ जाएंगे। होता क्या है कि हम प्रैक्टिस नहीं करते, कौन करेगा फर्स्ट पेपर, जीवन में और कहीं काम भी तो नहीं आता। भाई राजस्थान जी के आज अगर अपन तैयार कर लें 2-3 महीने लगा के, तो राजस्थान जी के हर जगह काम आ जाता है, तो अपन राजस्थान जी के पढ़ लेते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं काम आता है। इसका वाला जो सेगमेंट है वो सीधा कहीं काम नहीं आता, बस काम इतना सा आता है कि जो मैथ रीजनिंग वाला पोर्शन है वो स्कूल लेक्चर में काम आ जाता है, या फिर जो साइकोलॉजी वाला क्वेश्चन तो है वो कहीं कहीं आपके ग्रेड सेकंड में या ग्रेड फर्स्ट में साइकोलॉजी वाले सेगमेंट में काम आ जाता है थोड़ा बहुत, बाकी का पोर्शन काम नहीं आता। रिसर्च एप्टीट्यूड कहाँ काम आता है, हाँ साइंस टेक वाला काम आ जाता है थोड़ा बहुत, या वो है आईसीटी है कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन वाली टेक्नोलॉजी वाला, वो आपके काम आ जाता है। तो लगभग 30-35% मैटर है जो इन फ्यूचर भी अपने काम आएगा, इसलिए पर ध्यान नहीं देते। अपन सीधे क्या करते हैं, मुंह उठा के नेट का फॉर्म भर देते हैं, क्योंकि अपने को पता है कि ये कुंभ का मेला तो है नहीं, दोबारा साल बाद आएगा, हर 6 महीने में आता रहता है कि अगली बार देख लेंगे। तो इस संदर्भ हम पेपर फर्स्ट पे ध्यान ही नहीं देते। आज ये बहन इंग्लिश वाली भी आई है, अगर ये नेट का देगी तो मैं इससे भी यही कहूँगा कि आपको भी ना यही पेपर अच्छी तरह से तैयार करना है। हम ये नहीं कहते आप यहाँ करें, आप कहीं भी करें, चाहे सेल्फ स्टडी करें, थोड़ा सा तैयार करके जाएं आप इसको। और इंग्लिश में तो इतना बेनिफिट है कि अगर आपकी नेट है तो आप कतई बेरोजगार नहीं है। भाई बाकी सब्जेक्ट में से देखो नेट जेआरएफ वालों की बेरोजगारी, लेकिन इनकी तो बिल्कुल ही बेरोजगारी नहीं है, नेट जेआरएफ मिलते नहीं है, क्योंकि राजस्थानियों की इंग्लिश कमज़ोर है थोड़ी, अपन डरते हैं उससे। तो अब मैं मैम को बुलाऊंगा और मैम आपसे इस मुद्दे के ऊपर आगे चर्चा करेंगे, फिर इसके बाद अपनी क्लास है, मैं यही हूँ। आओ। नमस्कार। तो शुरुआत कुछ पंक्तियों से करती हूँ जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। ओ जीवन के थके पहेरू, बड़े चलो हिम्मत मत हारो, पंखों में भविष्य बंदी है, मत अतीत की ओर निहारो। क्या चिंता धरती गर छूटी, उड़ने को आकाश बहुत है। इसमें जो मेरी फेवरेट लाइन है वो ये है कि पंखों में भविष्य बंदी है। हम खुद अपने भविष्य के निर्माता हैं, हम खुद अपने भविष्य के रचनाकार हैं। तो किस तरीके से हम अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, जैसा कि सर ने बताया कि आज हमारा जो इस संवाद का उद्देश्य है वो ये है कि जो नेट का पेपर 1 है, क्योंकि वो अपनी उपयोगिता को निरंतर सिद्ध कर रहा है, यदि हम जेआरएफ चाहते हैं या जेआरएफ को लेना चाहते हैं तो पेपर 1 निश्चित रूप से बहुत इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है। तो शुरुआत मैं इस तरीके से करना चाहूँगी कि कुछ हम एक दूसरे को जानें। आप में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने नेट का पेपर दिया है और आप उसके पैटर्न को समझते हैं? ओके। आप में से कितने हैं जिनका नेट क्वालिफाई है? ओके, वेरी गुड, एक्सीलेंट। आप में से कितने हैं जो जेआरएफ करना चाहते हैं? वंडरफुल, ओके। तो जेआरएफ यदि आप करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप आजकल के सिनेरियो को समझते होंगे। जब भी आज हमारा मार्कशीट या जो रिपोर्ट कार्ड है वो आता है तो उसमें 3 सेगमेंट्स होते हैं जो आपकी मार्कशीट्स में लिखे हुए आते हैं। आप में से कोई मुझे बता सकता है वो 3 सेगमेंट्स कौन कौन से हैं? वेरी गुड। फर्स्ट है पीएचडी ओनली, जिसमें आप केवल पीएचडी के लिए एलिजिबल होते हैं कि आप जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर पीएचडी के लिए आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। सेकंड जो है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर का मतलब है कि आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो केवल इतनी होगी कि जो
एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आप एक यूनिवर्सिटी में या कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह से एनरोल कर सकते हैं। और जो थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है JRF। तो इनमें डिफरेंस क्या है? जैसा कि आप सभी समझते हैं कि ये तीनों एक ही एग्ज़ाम की 3 अप्रोच है। ऐसा नहीं है कि 3 एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, एग्ज़ाम एक है। तो क्या ऐसा फैक्टर है जो ये डिसाइड कर रहा है कि आप PhD ओनली के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या JRF के लिए? आपका जो स्कोर है, आपके जो मार्क्स हैं। वेरी गुड। तो यदि हम स्कोर और मार्क्स को थोड़ा समझना चाहें, क्योंकि हम में से कई साथी ऐसे हैं जो शायद इस तैयारी में नए हैं या अभी वो उतने इस तैयारी में उलझे नहीं हैं, यदि हम बोलें तो हमें एक कट ऑफ का आइडिया होना चाहिए कि वो कट ऑफ क्या है जो ये डिसाइड करती है कि एक पेपर देने वाला बच्चा क्या PhD के लिए क्वालिफाई कर रहा है या AP के लिए या फिर JRF के लिए। मैं लास्ट कट ऑफ की बात करूंगी यहाँ पर। दिसंबर 2025 जो रिजल्ट हमारे पास में है, 3 क्राइटेरिया आते हैं, लेकिन मैं एक बार PhD ओनली को छोड़ रही हूँ क्योंकि मेरा ये मानना है कि शायद कोई भी केवल उसके लिए एलिजिबल नहीं होना चाहेगा यदि हम इस एज में हैं जब हम JRF क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात पॉलिटिकल साइंस की करते हैं, फिर हम बात हिस्ट्री की करेंगे और फिर हम बात करेंगे इंग्लिश की। JRF का यदि मैं स्कोर की बात करूं तो आप मुझे बता सकते हैं कितना? 214 जो लास्ट इसका गया था, जून की आप बात करें, जून में इतना गया था, तो लगभग हमें 214 दिखाई देता है। हिस्ट्री की बात करें तो ये 216 था और यदि इंग्लिश की बात करें तो ये 186 था। यहाँ पर जो नेट है वो लगभग 188 पर हो रहा है, यहाँ नेट 192 पर हो रहा है और यहाँ नेट लगभग, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो 164 या 166 का कोई आंकड़ा था। आप डिफरेंस देख पा रहे हैं? ये डिफरेंस कितने मार्क्स का है? अमूमन कितना डिफरेंस हमें दिखाई दे रहा है? यहाँ पर 26, यहाँ पर लगभग, यदि हम एक औसतन बात करें तो डिफरेंस लगभग 20 नंबर का है। यदि औसतन हम देखें 20 नंबर यानी कितने क्वेश्चंस? 10 क्वेश्चंस। सर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जब भी हम एक लंबी तैयारी से गुजर जाते हैं, 100 में से 95 आपने ठीक कर दिए, 95 क्वेश्चंस यदि आपके ठीक हैं तो आपके मार्क्स कितने बने? 190। 190 में क्या आप ले सकते हैं JRF? चलिए, हम अपनी तैयारी हमारी स्ट्रांग थी, हमारे कुछ मैथ्स के क्वेश्चन ठीक हो गए, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, आपका यदि सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो आप यूनिवर्सिटीज़ वाले क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं। हम ले लेते हैं कि हमने 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर के भी ठीक कर दिए। 12 क्वेश्चन आपके फर्स्ट पेपर के ठीक हैं, 190 आप स्कोर कर रहे हैं, तो भी आप इफ़ एंड बट की सिचुएशन में रहेंगे कि क्या मेरा JRF हो रहा है। और ये जो इफ़ एंड बट की सिचुएशन होती है, आप में से कोई ऐसा साथी है जिसने अभी पेपर दिया हुआ है और वो रिजल्ट के लिए वेट कर रहा है? हमारी सिचुएशन क्या होती है? हम रोज बार बार स्क्रॉल करते हैं, चेक करते हैं रिजल्ट आया कि नहीं आया, इस बार क्रैक हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इस सिचुएशन से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? स्कोर को वहां तक लेकर जाओ कि ये जो इफ एंड बट की सिचुएशन है ये लाइफ में ना आए। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला आपका सब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट तो आपको स्ट्रॉन्ग बनाना ही है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं, क्योंकि नेट का आप या JRF के लिए आप एलिजिबल होना चाहते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंस है वो इम्पोर्टेंस किसकी हो जाती है? फर्स्ट पेपर की। अब यदि वो इतना इम्पॉर्टेंट है तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसमें पूछा क्या जाता है। हालांकि बहुत सारे साथी पेपर 1 के बारे में जानते होंगे, लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको थोड़ा सा परिचित करवा दूं कि नेट का पेपर 1 आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है। नेट का पेपर 1 10 यूनिट्स के साथ में डिज़ाइन किया गया है, 10 यूनिट्स हैं इसके अंदर। 10 यूनिट्स में जो फर्स्ट यूनिट है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड। काफ़ी सिंपल तरीके के क्वेश्चंस आया करते थे, लेकिन अभी लैंग्वेज पर UGC खेलने लगी है। यदि आपका माध्यम हिंदी है तो मुश्किलें थोड़ी ज़्यादा हैं। क्यों ज़्यादा हैं? क्योंकि जिस स्तर की हिंदी हमसे पूछी जा रही है उस स्तर की हिंदी हम आम बोलचाल में
यूज़ नहीं करते हैं। आजकल हम व्हाट्सअप, इंस्टा, स्नैपचैट वाले बच्चे हो गए हैं, क्योंकि आप सब मोस्ट ऑफ जेनजीज हैं, तो हमारे तो स्लैंग्स ही अलग हो गए हैं। तो जब हम उस हिंदी से दो चार होते हैं तो हमें लगता है ये पूछना क्या चाह रहा है, क्योंकि हम जो पढ़कर आए हैं वो तो ये है ही नहीं। यहाँ प्रॉब्लम आती है। यदि आपका माध्यम इंग्लिश भी है तो भी जो टर्मिनोलॉजी है वो कई बार हम समझ नहीं पाते हैं। इसलिए टीचिंग एप्टीट्यूड पर हमें जो काम है वो कॉन्सेप्ट्स पर तो करना ही है, साथ ही साथ उस लैंग्वेज पर भी काम करना है। जो सेकंड आपका टॉपिक है वो है रिसर्च एप्टीट्यूड। जैसा कि सर बता रहे हैं कि रिसर्च काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट तो सब्जेक्ट है ही, साथ ही साथ बेहद रुचिकर है, क्योंकि यदि आप जेआरएफ के लिए जाएंगे तो पीएचडी का तो एक सपना है ही, और पीएचडी में यूनिवर्सिटीज़ और जो प्रोफेसर है वो ये मानकर चलते हैं कि आपको ये आता है। वो बोलेंगे कि आप इस तरीके से अपना जो हमें सिनॉप्सिस है वो भेज दीजिए। अब आप उनको बता नहीं सकते कि हमने तो जेआरएफ ऐसे ही क्लियर कर लिया था, है ना। तो बेटर क्या है कि हम इसको अभी पढ़ लें, तो वो बाद में जो हमारा ह्यूमिलेशन होने वाला है ना यूनिवर्सिटीज़ में, उससे हम बच सकते हैं। दूसरा क्या है कि जब भी आप रिसर्च के टेक्निक्स को सीख लेते हैं, रिसर्च के टेक्निक्स को सीखने से क्या होता है कि हमारे अंदर एक शोध प्रवृत्ति जन्म लेती है। हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने जाते हैं तो हम उस मेथड से पढ़ने की कोशिश करते हैं। आजकल जो डिफरेंस आ रहा है एक सक्सेस स्टूडेंट पे और जो बार बार प्रयास कर रहा है, हम जो बार बार प्रयास कर रहा है वो कौन से मेथड्स को अपना रहा है, जो पुराने मेथड्स थे। पहले नोट्स बनाओ, बहुत सारा मटेरियल लाओ, फिर पीवाईक्यू सॉल्व करो, तब तक हम भूल जाते हैं कि हमने पढ़ा क्या था। पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद में हमें लगता है कि हम जो पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं और जो नोट्स पढ़ रहे हैं उसमें तो डिफरेंस आ रहा है, तो चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही हैं। रिसर्च हमें ये सिखाती है कि हम कुछ भी सीखे हुए नहीं हैं, हमें लगातार सीखना है। थर्ड जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट और मेरा जो पर्सनल फेवरेट है वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक कला है जो हमें ये सिखाती है कि सामने वाले को क्यों और कैसे मजबूर करना है कि वो आपकी बात सीख ले। एक लाइन है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि कौन सी बात कैसे कब कहाँ कही जाती है, यदि ये अदा हो तो हर बात सुनी जाती है। तो यही बात है कि जो कम्युनिकेशन है, थैंक यू सो मच, कि जो कम्युनिकेशन है वो एक कला है, और एक टीचर, एक प्रोफेसर के पास में, एक रिसर्चर के पास में ये कला होनी चाहिए। सामने वाले को कन्विंस करने की ताकत होनी चाहिए। फोर्थ एंड अगेन इम्पॉर्टेंट भी है और उतना मुश्किल नहीं है, कॉम्प्रीहेंशंस। कॉम्प्रीहेंशंस मुश्किल नहीं होते थे, अगेन आई सेड कि वो मुश्किल नहीं होते थे, लेकिन आजकल जो आपके पैसेजेस हैं, डायरेक्ट जो द हिंदू के आर्टिकल्स हैं उनका हिंदी ट्रांसलेशन किया जाता है। एक तो ट्रांसलेशन इतना पुअर होता है कि क्या वो कहना चाहते हैं हमें हिंदी में समझ में नहीं आता है। इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स हो गए, द हिंदू के आर्टिकल्स हो गए, या इंग्लिश की ऑथेंटिक बुक्स हो गई, उनको ट्रांसलेट करके एक आर्टिकल के फॉर्म में हमारे सामने आ जाता है। दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि हम यहाँ पर जो 5 नंबर फ्री के 5 नंबर है, एक पैसेज में लिखी हुई बातें तो हमें केवल उसका आंसर करना है, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जिस टर्मिनोलॉजी में बात कर रहा है और जो वो क्वेश्चन पूछ रहा है, अगेन मिसमैच हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो हमें इसकी भी प्रैक्टिस करनी होगी। नंबर 5, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड। नॉर्मल जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, डिस्टेंस, टाइम, परसेंटेज, एवरेज, वो सारी चीज़ें इसमें आपसे पूछी जाती हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, भाई सैलरी वगैरह आपको अपनी कैलकुलेट करनी होगी। लगातार प्रमोशंस मिलेंगे आपको जब आप गवर्नमेंट में आएंगे, तो पता तो होना चाहिए कि कैसे उसको कैलकुलेट करना है। जीआरएफ भी आपको 37,000 एज जीआरएफ एंड 42,000 एज एसआरएफ स्कॉलरशिप देती है। इसके साथ में एचआरए देती है, इसके साथ में कंटिजेंसी ग्रांट देती है। आप अच्छे से कैलकुलेट कर पाए, इसके लिए मैथमेटिकल एप्टीट्यूड आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट, रिसर्च के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट थिंग है जो है रीजनिंग। आपको रीजनिंग्स आनी चाहिए। अब इसकी रीजनिंग उतनी फैक्चुअल नहीं है जैसी हम एसएससीज में या फिर अपने नॉर्मल एग्जाम्स में देखते हैं। यहाँ पर तर्क में एक और पॉइंट है जो है भारतीय तर्क कला। भारतीय तर्क कला में आप पढ़ते हैं दर्शन के बारे में, षड दर्शन। यदि हिस्ट्री के स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं तो वो बिल्कुल मेरे साथ में इस बात को समझ पा रहे होंगे। आप में से हिस्ट्री के कोई बच्चे हैं जिनका एमए हिस्ट्री से है? ओके, चलिए, तो षड दर्शन के बारे में आप जरूर पढ़ेंगे जब हम तर्क पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कुछ ऐसी कलाएं हैं, दर्शन के बहुत अलग अलग आयाम आप यहाँ पर देखेंगे। साथ ही साथ तर्क उसमें किस तरीके से इनकलकेट हम कर सकते हैं, इसको हम पढ़ेंगे। नंबर 7,
नंबर 7 यहाँ पर आता है ICT। देखिए ये टाइम जो है वो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का टाइम है। हम उसके बियॉन्ड जाकर ही और उसके साथ रहकर ही जी सकते हैं। आज के टाइम में यदि हम बोले कि नहीं हम तो केवल बुक से पढ़ेंगे, हम कहीं ना कहीं बहुत पीछे छूट जाएंगे। हमें समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। ICT इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 8 में हम यहाँ पर बात करेंगे DI की। DI डाटा इंटरप्रिटेशंस। डाटा इंटरप्रिटेशन आप लोगों ने देखा होगा, बार चार्ट, पाई चार्ट, इस तरीके के कुछ हमें फ्लो में क्वेश्चंस मिलते हैं और उस पर हमें कुछ आंसर्स सॉल्व करने होते हैं। काफ़ी इजी होता है, बहुत टफ यहाँ पर नहीं आता है, इजी है। बस यदि आपको सिंपल फॉर्मूलाज पता है तो आप आराम से यहाँ से 5 नंबर ले सकते हैं। और ये एक ऐसा निश्चित एरिया है जहाँ से हमेशा क्वेश्चन आएगा। आपको लगभग स्टार्टिंग में ही DI के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। जो DI से डरते हैं उनको लगता है बस गए टाइम, अब तो टाइम ही नहीं बचा, क्योंकि हम उसमें उलझ के रह जाते हैं। किस तरीके से, हाँ, स्किप कर देते हैं और ये स्किप बहुत महंगा पड़ता है क्योंकि डायरेक्ट 5 नंबर चले जाते हैं हमारे। तो ये जो DI है ये हमें करना है। 9 एंड 10 यहाँ पर आपसे जो आपकी एंशिएंट जो हायर एजुकेशन की सिस्टम है, टेक्नोलॉजीज है, जैसे नालंदा का नाम आपने सबने सुना होगा, विक्रमशिला भी हो सकता है कई बच्चों ने सुना हो, आपने तक्षशिला का नाम सुना होगा। एक समय था जब भारत को विश्व गुरु कहा जाता था, लेकिन आज इंडिया की एजुकेशन का जो सिस्टम है, क्या हम उसको विश्व गुरु कह सकते हैं? हम बंद कमरे में कुछ भी कहें, लेकिन वर्ड के सामने हम कुछ भी कहने में आजकल असहज होने लगे हैं। इसके पीछे क्या रीजन है? क्योंकि हमने कहीं ना कहीं उन पैरामीटर्स को खो दिया है जो एक समय भारत के पास में थे। क्योंकि दुनिया एक अलग गति से बढ़ रही है, लेकिन हम कुछ स्टैग्नेंट हो चुके हैं। इसलिए हमें क्या करना है, अपनी उस हायर एजुकेशन के सिस्टम को देखना है। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, उच्च शिक्षा प्रणाली, हायर एजुकेशन सिस्टम, इसमें बहुत सारी जो इकाइयाँ हैं, जैसे शोध भी जब हम पढ़ेंगे तो आजकल जो शोध गंगा है, आप जिस तरीके की शोध गंगोत्री की बात कर सकते हैं। हायर एजुकेशन सिस्टम में भी हम यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे जो UGC नए नए अनुसंधान कर रही है, जो नए नए प्रयोग कर रही है। साथ में एंशिएंट टाइम में क्या हुआ करता था, आप में से कई बच्चों ने नाम सुना होगा कि बहुत जब अंग्रेज आए तो उन्होंने भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली को मतलब उसको प्रारंभ करने की कोशिश की। लेकिन अंग्रेजों के मन में कहीं ना कहीं ये था कि इनमें शोध प्रवृत्ति ना आ जाए। हमें क्या चाहिए, केवल सस्ते दाम पर जो क्लर्क हैं वो चाहिए। हम एक ऐसे जनरेशन को, एक ऐसी ब्रीड को बनाना चाहते हैं जिनकी स्किन का कलर भले ही भारतीय हो, लेकिन जो सोच से क्या बन जाए। बिल्कुल। तो ये जो हायर एजुकेशन सिस्टम है, ये हमें उन प्रॉब्लम्स के बारे में बताएगा और हम किस तरीके से आगे जाएंगे। यहाँ से हमें क्वेश्चंस मिल रहे हैं। क्वेश्चन का यदि आजकल के मैं पैटर्न की बात करूँ तो कई यूनिवर्सिटीज़ आपको यहाँ पे मिलेंगी और उनका इस्टेब्लिशिंग ईयर आपसे पूछा जाएगा। मैचिंग के क्वेश्चंस होते हैं। यदि हम 20, 30, 25 यूनिवर्सिटीज़ को याद कर लेते हैं, हमारी इजीली ये क्वेश्चन क्रैक हो जाते हैं। ये भी वो एरिया है जहाँ से लगातार हमें क्वेश्चन मिल रहा है। अब आते हैं हम अपनी फाइनल यूनिट की तरफ, जो है यूनिट नंबर 10। उस यूनिट का नाम बहुत अच्छा है, नाम है लोग, पर्यावरण, डेवलपमेंट। अब जो लोग हैं, यदि वो डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो पर्यावरण क्या होगा? बहुत सारे लोगों ने पर्यावरण के साथ में खिलवाड़ किया, अपना डेवलपमेंट किया। लेकिन आज हम किस स्टेज पर खड़े हैं? ग्लोबल वार्मिंग का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारी डिजीजेज, यदि हम कैंसर की बात करें, पहले आप इतना फ्रिक्वेंटली कैंसर के जो मरीज थे उनके बारे में सुनते थे। आजकल ये कितनी एक आम डिजीज हो चुकी है। जिस तरीके से वायरल हुआ करता था, वैसे आज कैंसर, कार्सिनोमास हो रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? हमने पूरा जो हमारा सिस्टम है, केवल अपने डेवलपमेंट के लिए उस सिस्टम को तोड़ना शुरू कर दिया है। आज एज अ टीचर, एज अ रिसर्चर, ये जरूरत है और UGC आपसे ये डिमांड करता है कि आप उन प्रॉब्लम्स को समझें। तो यहाँ पर बात होती है समिट्स की। हम इन समिट्स को स्टॉकहोम से शुरू करते हैं। ये समिट्स हम लेकर चलते हैं पेरिस, और उसके बाद में हम बात करेंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि हुई थी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जहाँ पर पहली बार ये विजन दिया गया कि जो हमारे पास में है ऊर्जा, क्यों ना उसका उपयोग किया जाए।
तो इस तरीके से हम जो विश्व में हो रहा है उसके साथ भी खुद को इनकलकेट करने की कोशिश करेंगे। ये आपकी 10 यूनिट्स हैं, जो इसको हम मोर और लेस हम एनवायरनमेंट के साइड पर रख सकते हैं। तो ये जो 10 यूनिट्स हैं ये आपको, ये एक आपका शॉर्टन सिलेबस है जो हमें पढ़ना है यदि हमें नेट और जीआरएफ करना है। अब नेट और जीआरएफ का जो डिफरेंस है वो अभी हमने पीछे एक स्लाइड में देखा था कि लगभग 10 से 20 जो क्वेश्चन है वहाँ पर, या 10 से 20 नंबर हैं, वो हम वहाँ पर चूक रहे हैं। ये 10 यूनिट्स हैं, ये हमारे तरीके हैं और ये हमारा एक अप्रोच है जिस पर हमें डिज़ाइनिंग करनी होगी। लेकिन अब बात करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। सबके पास सिलेबस है, कोई ना कोई बुक भी है, हमें पता भी है कि जीआरएफ यदि करना है तो पेपर 1 इम्पॉर्टेंट है। तो बात करते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है। जो आपकी प्रॉब्लम है या जो समस्या है वो कहाँ पर है। समस्या क्या है? समस्या है हमारे कुछ पहलू, हम जिनको लेकर ही हमेशा आगे बढ़ना चाहते हैं। आप में से कोई मुझे बताना चाहेगा कि क्यों नहीं हो पाता है पेपर 1 क्लियर? क्लियर तो सबका ही हो जाता है, 30+, 35+, 40+ हम क्यों नहीं जा पाते हैं? लास्ट 3 days, वेरी गुड एंड ऑनेस्ट, एकदम ये वर्डिक्ट है कि सारा फोकस किस पे डालते हैं? सब्जेक्ट पे। ये तो हो ही जाएगा वाला एटीट्यूड। हम तो इंटेलिजेंट हैं, कई सालों से नेट निकाल रहे हैं, पेपर 1 थोड़ी ना पढ़ेंगे। नहीं नहीं, पेपर 1 तो हो ही जाता है, पेपर 2 पे और फोकस करेंगे। पिछली बार 95, इस बार 98 ठीक करके आएंगे, है ना। हम अपनी उस ईगो से लड़ते रहते हैं और लास्ट 3 days देते हैं, और लास्ट 3 days में एक प्रेशर होता है कि वो रिवाइज कर ले, नहीं तो पता पड़ा कि 95 की जगह इस बार 85 भी ठीक हो पाए। तो ये जो फर्स्ट प्रॉब्लम है कि हम क्या नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर रहे हैं फॉर पेपर 1। प्रॉपर जो प्लानिंग है उसमें हमें यहाँ पर एक डिक्रीजमेंट देखने को मिल रहा है कि हम प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर पा रहे। नंबर 2, और कुछ आप बताना चाहेंगे? जी हाँ, मन नहीं होता कि इसको तो क्या ही पढ़ना है ना, इससे तो हम कुछ और पढ़ लेते हैं। तो क्या है कि हम वही इसमें आएगा कि प्लानिंग नहीं बना रहे हैं उसके लिए कि हमें उसको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। और कुछ आप बताना चाहेंगे इसके अलावा? कुछ मैथ वाले क्वेश्चन है, और हम ह्यूमैनिटीज़ के लोग थोड़ा मैथ से दूर दूर ही रहते हैं। हमें लगता है कि 10th में हमने समावड़ी कर देनी चाहिए थी कि मैथ हो गई बस। आप मैथ को कोई देख भी ना ले कि हम मैथ पढ़ रहे हैं। नहीं नहीं, मैथ नहीं पढ़नी हमें। तो ये जो मैथ का फियर है कि भाई मैथ्स के साथ में तो जा ही नहीं सकते हम, नो, गलत बात है ना। तो ये मैथ्स नहीं पढ़नी हमें, ठीक है, वेरी गुड। मैथ्स, रीजनिंग नहीं। और क्या है रीज़न? एक रीज़न जो मुझे लगता है, हम रिवीजन नहीं करते। अरे नहीं, वो नहीं बताने वाली मैं। तो हम रिवीजन नहीं करते। हमने जो भी पढ़ा, जब भी पढ़ा, 3 दिन लास्ट के रखेंगे तो कैसे ही रिवीजन होगा। लेकिन यदि हम पहले से भी पढ़ रहे हैं तो इन टॉपिक्स को हमने रिवीजन के लायक नहीं समझा। रिवीजन नहीं करेंगे तो रिटेंशन नहीं आएगा, रिवीजन नहीं करेंगे तो वहाँ पे कंफ्यूज होंगे, रिवीजन नहीं करेंगे तो कॉन्फिडेंस हमारा अपने सब्जेक्ट में भी लूज होगा, क्योंकि पहले आपके सामने कौन से क्वेश्चंस आते हैं? फर्स्ट पेपर में यदि क्वेश्चंस पेपर अच्छा नहीं होता ना सब्जेक्ट में, वो बार बार ध्यान आता है, अरे वो तीसरे पेज पे था, अरे उसका आंसर वो था, होता है ना ऐसा, और वो वाला टाइम भी निकल जाता है। तो ये जो आपका है कि हम क्या नहीं कर पा रहे हैं, रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं। अब ये जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, इनके साथ में एक और भी प्रॉब्लम है, जैसा कि एक साथी ने बोला कि मन नहीं करता हमारा पढ़ने का। तो देखो, पढ़ाई कभी भी अच्छी होती नहीं है, उसको अच्छा बनाना पड़ता है। तो यदि हम इस तरीके से चीज़ों को पढ़ें कि हमें उसमें मजा आए, हमें ऐसा लगे कि हम कुछ याद नहीं कर रहे हैं, हम कुछ सुन रहे हैं। बात एक एग्जाम्पल से करूंगी। एक बार नेट में एक क्वेश्चन आया। क्वेश्चन ऐसा था कि आपके फ्रेंड ने अपना मोबाइल नंबर चेंज किया, ओके, लेकिन आप बार बार पुराने वाले मोबाइल नंबर को डायल कर रहे हैं। होता है ऐसा हमारे साथ में भी? आपके नहीं होता, हम तो सेव करके रखते हैं पुराने जमाने की। मैं जेन जी नहीं हूँ ना, मैं मिलेनियर हूँ, तो मैं थोड़ा सा पुराने वाले जमाने की बात कर रही हूँ। तो ये जो एक आपके फ्रेंड का नंबर चेंज हुआ, लेकिन हम बार बार पुराने वाले नंबर की बात कर रहे हैं। तो पुराने वाले नंबर को हम डायल कर रहे हैं, तो कुछ प्रॉब्लम है। ये आपसे पूछा गया कि ये क्या है। ऑप्शंस थे सकारात्मक, अधिगम हस्तांतरण, बिल्कुल पॉजिटिव लर्निंग ट्रांसफर, है ना,
नकारात्मक अधिगम हस्तांतरण, शून्य अधिगम हस्तांतरण, और एक था उपयुक्त में से कोई नहीं। हमें लगेगा शायद यही होगा। क्या ही अधिगम हस्तांतरण, क्या अधिगम क्या होता है, लर्निंग, हमें यही नहीं पता होता है ना। हिंदी वालों के भी सीखना लिख दो अधिगम, तो वो ये थोड़ा सा है ही, अब क्या ही करें इसमें। अब इसको आप देखिए और मेरी एक स्टोरी सुनिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा जानते हैं? सबने सुना है? दयाबेन, जेठालाल, ओके, बबीता जी, चलिए। तो अब क्या हुआ कि दयाबेन अपने किचन में काम कर रही थी, माइक्रोवेव में। भाई जेठालाल की वाइफ है, घर में है उनके माइक्रोवेव, तो वो माइक्रोवेव में काम कर रही थी। अचानक से कुछ फॉल्ट हुआ, माइक्रोवेव खराब हो गया। दयाबेन क्या बोलती हैं अपने हस्बैंड को? टप्पू के पापा, है ना। तो उन्होंने बोला कि भाई टप्पू के पापा, आप क्या करना, एक आते हुए एक माइक्रोवेव लेकर आना। दयाबेन को माइक्रोवेव चलाना पहले से आता है। जेठालाल अब थोड़ा सा न्यू वर्जन वाला माइक्रोवेव लेकर गए। हो सकता है उसके कुछ फीचर्स अलग हों, लेकिन क्या दयाबेन को ये भी नहीं आएगा कि माइक्रोवेव को ऑन कैसे करना है? आएगा ना, क्योंकि वो पहले से चला रही थी, लेकिन उसके कुछ न्यू फीचर्स को वो जल्दी से अडेप्ट कर लेंगी। इट्स कॉल्ड सकारात्मक अधिगम हस्तांतरण। जो चीजें हमें पहले से आती हैं, दयाबेन माइक्रोवेव, दयाबेन को पहले से माइक्रोवेव चलाना आता था। माइक्रोवेव को उन्होंने कैसे चला लिया? क्योंकि उनको पहले से आता था, न्यू फीचर्स को वो सीख गई। एक और तारक मेहता के उल्टा चश्मा से ही एक और स्टोरी सुनते हैं। बाबूजी को रात में ऐसा लगता है कि जेठिया मुझे बुला रहा है, और वो भाग कर आते हैं जेठालाल के रूम में। दोनों के रूम्स अलग अलग है ना, काफी दूर है, बीच में गैलरी आती है। तो वो भाग कर आते हैं जेठालाल के रूम में, नॉक करते हैं, जेठिया कुछ कह रहा है क्या? बाबूजी बोले नहीं नहीं बाबूजी, मैं तो सो रहा था। बोले हाँ, तू तो बहुत लेट सोता है, और वो उसको डांट के चले जाते हैं। जेठालाल को लगता है रोज रोज बेइज्जती होती है, क्या करें, रोज रोज बेइज्जती हो रही है, तो बाबूजी के रूम में एक बेल इंस्टॉल करवा लेते हैं। यदि उनको कुछ डाउट है तो वो बेल को बजाएंगे और पूछ लेंगे कि भाई कुछ हो रहा है या उनको बुलाना है, तो वो बेल को बजा के मुझे बुला लेंगे। ठीक है, एक न्यू चीज जेठालाल ने करा दी। जेठालाल ने सोचा आज मैं आराम से सोऊंगा। अब बाबूजी फिर आ गए, इस दिन भी उन्होंने बोला बाबूजी बेल थी ना? बोले ओ भूल गया मैं तो। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ नई चीज हुई तो है, लेकिन आप उसके यूज के टाइम पे भूल जाएं। ऐसा ही कुछ हमने किया था, हमारे दोस्त का जो नंबर था वो चेंज हुआ था, लेकिन हम दोबारा पुराना वाला नंबर डायल कर रहे थे। इट्स कॉल्ड नकारात्मक अधिगम हस्तांतरण। किसको याद रखना है? बाबूजी को, जेठालाल को, और उनके रूम की बेल को। अब क्या है, एक हमारा टप्पू है। टप्पू को जानते हैं आप सब? तो जो टप्पू है उसने कहीं ये पढ़ा है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए एग्जाम के टाइम पर वो 12 से 15 घंटे क्रिकेट खेल रहा है। मेहनत कर रहा है भाई, मेहनत कर रहा है कोई, भाई मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। वो क्रिकेट खेल रहा है, मेहनत कर रहा है। लेकिन क्रिकेट खेलना और पढ़ना, क्या ये दोनों एक जैसी बातें हैं? क्रियाएं तो दोनों ही चल रही है ना। एग्जाम्स अपने टाइम पर होंगे, क्रिकेट भी वो खेल रहा है, लेकिन दोनों अलग अलग दिशाओं में चलने वाली बातें हैं। इट्स कॉल्ड शून्य अधिगम हस्तांतरण, जीरो लर्निंग ट्रांसफर। अब जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चंस को देखेंगे तो ये वर्ड्स क्या आपको डराएंगे? आपको इनकी जगह पर बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं। शून्य अधिगम हस्तांतरण इक्वल्स टू टप्पू, नकारात्मक अधिगम हस्तांतरण बाबूजी और जेठालाल, और सकारात्मक अधिगम हस्तांतरण दयाबेन किसके साथ में? माइक्रोवेव के साथ में। जब हम इस तरीके से चीजों को पढ़ते हैं तो वो जो डर है ना, और जो ना पढ़ने वाली फीलिंग है कि अरे एक तो इतनी बल्कि बुक्स होती हैं, वो कौन इनको उठाएगा, कौन इनको पढ़ेगा, वो जो फियर है हमारा वो निकल जाता है। एक और प्रॉब्लम है जो आप लोगों ने नहीं बोला, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो आजकल के यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम लोगों के टाइम तक, हालांकि मैं भी इतनी तो पुरानी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी, कि इतनी ज़्यादा जो फैसिलिटीज़ थी नोट्स के मामले में वो नहीं थी। तो हम लोग क्या करते थे, जो फिजिकल मटेरियल है ना, जो बुक्स हैं, उस पर फिर भी रिटेन करते थे, उस पर हम लोग एक अपनी रखते थे वैलिडिटी कि हाँ हमें इसको लेकर ही पढ़ना है। आजकल आप लोगों के पास में एक चैट जीपीटी है, और चैट जीपीटी तो फिर भी बेटर है, टेलीग्राम है। टेलीग्राम में आप कितने भी लोगों को लाइक कर सकते हैं, सब अपने अपने नोट्स डालते हैं, और हमें केवल उसको डाउनलोड करना पड़ता है। जब हम बुक लेने जाते थे तो फिर भी हम चल कर जाते थे ना, फिर पैसे देते थे, तो कहीं ना कहीं एक मानसिक दबाव रहता था कि अरे पढ़ लें, इसको घर वाले बोलेंगे अभी तक कोरी ही है, एक लाइन भी नहीं खींची इस पे।
लेकिन अब हम टेलीग्राम पे जाकर केवल क्या कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं। यूट्यूब पर आप एक वीडियो डालो, या सॉरी एक आप उसमें टाइटल डालो, वही आपको दिखाई देगा, जिसके लिए आजकल हम डूमिंग और डूम स्क्रॉलिंग वर्ड यूज करते हैं कि आप जो वर्ड डालो वही चीज आपको पूरे दिन दिखाई देती है। तो आजकल की इस दुनिया में नोट्स की कमी नहीं है, लेकिन क्या आप इतने सारे नोट्स को रिवाइज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारे पास में कुछ ऐसे कंसाइज एंड क्रिस्प मटेरियल होना चाहिए जो हमें ये बताएं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। एक और कमी कि हम सब PYQs को सॉल्व करते हैं, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। यदि हम पढ़ना चाहते हैं तो PYQs को सॉल्व करते हैं, लेकिन PYQ को सॉल्व कैसे करते हैं? एक क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन है, अरे वाह मेरा सही हो गया। लेकिन आपसे 3 और ऑप्शन भी पूछे गए थे, वो 3 ऑप्शंस अपने आप में 3 क्वेश्चन है। PYQ को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, हम उसको एनालाइज करें। वो जो ऑप्शंस पूछे गए हैं ना आपसे, वो ऑप्शंस कभी ना कभी एक क्वेश्चन बनकर आएंगे। जब हम 10 साल के 5 साल के पेपर्स को देखते हैं और उनके PYQ को एनालाइज करते हैं, तो हमें पैटर्न समझ में आता है कि व्हाट UGC वांट, कि वो क्या चाहती है और किस तरीके से वो डिज़ाइन कर रही है। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को जीना और करना बहुत ज़रूरी है, तब हम UGC पेपर 1 के उस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे जिसके लिए हम और आप बातें कर रहे हैं। 10 नंबर 12 नंबर बहुत बड़ी स्ट्रगल है, क्योंकि वो उतनी लीनियंट नहीं है जितना हम बात करने में हमें लगता है। वो एक लड़ाई है जिसके लिए हमें मेहनत करनी होगी। तो अब हमारा प्लान क्या होना चाहिए, या यदि हम और आप मिलकर इसको बनाना चाहेंगे तो हम किस प्लान से काम करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट्स पर। देखिए, चीजें जिस तरीके से बढ़ रही हैं, कॉन्सेप्ट्स जब तक आपके क्लियर नहीं है, जब तक आपकी नींव कमजोर है, क्या आप बिल्डिंग को खड़ा कर सकते हैं? हम लोगों की क्या प्रॉब्लम होती है, हम डायरेक्ट PYQs पढ़ते हैं, कुछ भी एक हैंडी मटेरियल पढ़ लिया, हमने सोचा हो गया, वो 5 दिन 10 दिन 1 महीने के लिए हो जाता है, रिटेन नहीं करता दिमाग में। कॉन्सेप्ट यदि हम पढ़ेंगे तो चीजें हमें याद रहेंगी। कॉन्सेप्ट हम कैसे पढ़ेंगे? स्टोरी टेलिंग के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाया जाएगा। जैसे कि अभी हमने देखा, 3 वर्ड्स मैंने बोले थे, मुझे उम्मीद है शायद आपको अभी भी याद होगा। टप्पू जो था वो बराबर क्रिकेट खेल रहा था, कौन सा अधिगम हस्तांतरण था? वेरी गुड। तो ये जो है, हम स्टोरी टेलिंग के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जो इंपॉर्टेंस है वो आती है PYQ की। लेकिन PYQ को सॉल्व नहीं करना है, PYQ को एनालाइज करना है। हर जो एक बिंदु पूछा गया है वो क्यों पूछा गया है और वो किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, ये हम इनकलकेट करेंगे। इसके साथ में अलग से PYQ भी करने, इस बर्डन को नहीं लेंगे। ये जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे तो PYQ इसके साथ में इनकलकेट करके करेंगे। अब जो प्रॉब्लम थी हमारी, हम क्या नहीं कर रहे थे? रिवाइज नहीं कर रहे थे। रिवीजन का एक पैटर्न होता है, हमारा जो ह्यूमन माइंड है ना, ये चीज़ों को समझ लेता है। आप कितने भी विद्वान व्यक्ति से मिल लीजिए, उसको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं, लेकिन जब हम परीक्षाओं की बात करते हैं तो हमें चीज़ें याद रहनी चाहिए। जब याद रहती हैं तो वो रिफ्लेक्ट करती हैं उस टाइम पीरियड में, उस स्पैन ऑफ टाइम में जब हम एग्जामिनेशन को दे रहे हैं। तो रिवीजन के लिए हमारा एक फॉर्मूला होना चाहिए कि हम जो भी पढ़ें, एक साइंटिफिक फॉर्मूला है कि आपको 1 दिन में उसको रिवाइज करना है, देन 3 दिन में, देन 7 दिन में, फिर 1 महीने में, तो आपको चीज़ें याद रहती हैं। लेकिन उतना तो देखो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि अब हम सब एक विकसित मस्तिष्क के साथ में है। लेकिन यदि हम वीकली रिवाइज करें, देन मंथली रिवाइज करें, वीकली देन मंथली एक बार पूरा रिवाइज करें, तो वो चीज़ें हमें रिटेन भी करती हैं, रिफ्लेक्ट भी होती हैं। रिवीजन का तरीका होता है कि हमने नोट्स लिए, उनको पढ़ना शुरू कर दिया। एक कॉन्फिडेंस अलग ही आता है जब हम अपने रूम में होते हैं कि बस इस बार तो JRF फर्स्ट रैंक 100% आई। सामने से यूनिवर्सिटी फोन करेगी, प्लीज आइए, शोभा बढ़ाइए हमारी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। नहीं होता है तो हमें अपनी कमियां पता होनी चाहिए। और हमें अपनी कमियां कैसे पता होंगी? जब हम क्या करेंगे, हम देंगे टेस्ट पेपर। स्टार्टिंग में जो फर्स्ट वीक में हम टेस्ट पेपर देने वाले हैं, उसको हम एक नॉर्मल भाषा या जो भी हमने पढ़ा है उस अकॉर्डिंग देंगे। जैसे जैसे हम वीक्स में आगे बढ़ते जाएंगे, टेस्ट पेपर जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता जाएगा। डिफिकल्ट क्यों जरूरी है?
आपने हाँ भाषा देखी थी यूजीसी की, तो यूजीसी की उस भाषा को समझने के लिए, क्योंकि जब हम जिस पिच की तैयारी कर रहे हैं ना, क्रिकेट मैच होने वाला है, हम बिल्कुल फ्लैट पिच पर खेलने की तैयारी करके गए हैं और वहाँ पर बड़ी बाउंसी सी पिच मिल गई, तो फिर चीज़ें बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। मंथली एंड वीकली हम रिवीजन करेंगे, और जब हम ये रिवीजन लगातार बार बार करेंगे तो फिर हम कहाँ तक पहुँचेंगे। देखिए, आपने और मैंने देखा था एक ड्रीम, उस ड्रीम के लिए हमने क्या करा, उस ड्रीम के लिए हमने डेयर किया। देखिए, ड्रीम तो बहुत लोग देखते हैं, ड्रीम देखने के लिए कुछ नहीं लगता है। उस ड्रीम के लिए डेयर किया कि हम एक एग्ज़ाम को देंगे, हम उसके लिए पढ़ाई करेंगे। उस डेयर के लिए आपको क्या चाहिए, डायरेक्शन। ये जो डायरेक्शन है ये क्या है कि हम किस तरीके से पढ़ें, और इस डायरेक्शन को यदि हमने सही दिशा में लिया तो हमें क्या मिल जाएगी, हमारी डेस्टिनेशन। और डेस्टिनेशन क्या है, जीआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो ये मेरी तरफ से आपको एक एडवाइस थी, एक ओवरव्यू था कि आपका एग्ज़ाम कैसा है, उसके लिए किस तरीके की, किस लेवल की तैयारी चाहिए। एग्ज़ाम से डरकर कुछ नहीं होगा, एग्ज़ाम को हमसे डरना पड़ेगा, मैं ऐसा भी नहीं कहती हूँ, लेकिन हाँ, हम अपनी अप्रोच से उस एग्ज़ाम को काफ़ी कन्वीनियंट बना लेंगे। तो ये मेरी तरफ से एक आप लोगों को ओवरव्यू था। यदि आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। फॉर पेपर 1, देखिए, पेपर 1 को मैं एक सलाह आपको दूंगी कि पेपर 1 एंड पेपर 2 को हम साथ में लेकर ही चलें जब भी तैयारी करते हैं। लेकिन यदि हम बहुत डिटेल में पेपर 1 को करना चाहते हैं, यदि कोचिंग के थ्रू करना चाहते हैं, तो आप मानकर चलिए लगभग 3 से 4 महीने में हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं, पर आवर डेली, या फिर हम उसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि चीज़ों को कॉन्सेप्चुअल लेवल पर हमें डिज़ाइन करना है और हमारा टारगेट दिसंबर होने वाला है। तो आप ये मानकर चलिए कि नवंबर से पहले हम कोर्स को कंप्लीट करेंगे, जिससे कि आप 1 महीना आराम से रिवीजन कर पाए। और कोई क्वेश्चन? जी, देखिए, आर्स इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है कि कितना कंटेंट हमारे लिए ज़रूरी है। एज़ पर द डिमांड ऑफ टॉपिक, एज़ पर द डिमांड ऑफ सिलेबस हम उसको डिज़ाइन कर सकते हैं और उसके बारे में डिटेल से बात भी कर सकते हैं। लेकिन वो एज़ पर द डिमांड ऑफ टॉपिक हमें डिज़ाइन करना पड़ता है। कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, जिन टॉपिक्स में आपको 1 घंटे से ज़्यादा भी लगेगा, क्योंकि एक चीज़ें हम बीच में नहीं छोड़ सकते। कई टॉपिक्स हैं या फिर कई बातें हैं जो 1 घंटे में आराम से की जा सकती हैं, तो इट्स डिपेंड ऑन दी सिलेबस, एंड आर्स इज़ नॉट द इम्पॉर्टेंट थिंग, है ना। जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि हम कितना उसको रिटेन कर पाएंगे। क्या बोल रहे हैं? जी जी, नहीं, हम उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। उसमें हम एक ऐसा कुछ रख सकते हैं कि यदि ये प्रॉब्लम है तो हम वीक में कुछ ऐसा प्लान करें, या फिर 2 और 3 क्लासेस का प्लान करें। वो एज़ पर दी आप लोगों के जो सजेशंस हैं वो वेलकम है उसके लिए, तो हम कुछ ऐसा प्लान कर पाएंगे। आप सिलेबस स्पेसिफिक कोई डाउट्स हैं तो वो पूछिए, ये तो अलग तरीके के डाउट्स आ रहे हैं। आपको ये जो 10 यूनिट्स हैं, इनमें कुछ डाउट है आपको कि ऐसा कैसे हुआ, ये क्यों पूछा जा रहा है, क्वेश्चन का लेवल है, या फिर जो लगातार जो नेट नहीं हो पा रहा है, जीआरएफ नहीं हो पा रहा है, उससे रिलेटेड यदि कुछ डाउट्स हैं? वो पेपर के पैटर्न पर डिपेंड करता है। देखिए, हर पेपर में ये होता है, जब फैक्चुअल पेपर आता है कट ऑफ हर पेपर के ऊपर जाएगी, कॉन्सेप्चुअल जब क्वेश्चंस आते हैं तो कट ऑफ डाउन होती है, नीचे जाती है। हाँ, वही चीज़ है जो एक मास है, वो जिस तरीके से तैयारी कर रहा है, जब उस तैयारी से थोड़ा अलग पेपर आएगा तो कट ऑफ डाउन जाएगी। वो सभी के लिए डाउन जाती है। 44 to 14 बहुत बड़ा डिफरेंस है ना, और वो डिफरेंस सभी ने फेस किया। तो आप ये मानकर चलिए, यदि पेपर टफ है तो सभी के लिए है, और यदि पेपर इजी है तो वो सभी के लिए है। तो वो तो पेपर के नेचर पर डिपेंड करता है। लेकिन जो मेरा बताने का आपको एक व्यू था वो ये था कि चाहे पेपर टफ हो चाहे पेपर इजी हो, 20 से 30 नंबर का ही डिफरेंस है। ये 20 से 30 नंबर हमें किस तरीके से लेकर जाना है, क्योंकि जो पेपर 1 है वो कहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि यदि ये डिफरेंस 44 और 14 का जो डिफरेंस है उसमें ऐसा नहीं हुआ है कि जो आपका नेट है वो एक ही नंबर पर हो रहा है।
नेट और जेआरएफ का डिफरेंस लगभग हमें बराबर दिखाई देता। एनी क्वेश्चंस? सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। अब क्लासेज आज डिजाइन कर लेंगे और इस प्रकार डिजाइन करेंगे कि आपके वो पेपर सेकंड के साथ जो टाइमिंग उसके साथ क्लैश नहीं करे हैं। नहीं जीके इतना फिर नहीं करवाएंगे हम आपको कि आप जीके भी कर लो, आप इसका पेपर फर्स्ट भी कर लो, स्कूल एक्स का पेपर फर्स्ट भी कर लो, तो आप मशीन थोड़ी है। आपको टारगेट डिसाइड करना पड़ेगा। टारगेट इसलिए डिसाइड करना पड़ेगा कि अभी तो एक बार तो सेट है, ठीक, उसके बाद दिसंबर में नेट है। अभी टीचर एसोसिएट वाला अटका हुआ है मुद्दा, एपी अभी सामने है नहीं, स्कूल लेक्चर के अभी आने की कोई अभी 2-3-4 महीने तक है नहीं। तब ये टारगेट ले सकते हैं कि जो दिसंबर वाली जेआरएफ है उसको अपन टारगेट करें, ठीक। इन बिटवीन अपन ये करें कि फिर हमें तो स्कूल लेक्चर करना है या ये करना है, तो पेपर फर्स्ट कब करेंगे? तो आप तब तक सब्जेक्ट को तैयार कर लीजिए, फिर जो भी टाइम बचेगा उसमें आप पेपर फर्स्ट कर सकते हैं। तो आप पहले डिसाइड कीजिए कि आपको पेपर फर्स्ट किसका करना है। पेपर फर्स्ट एपी का करना है जो सिर्फ राजस्थान जी के है, एक आपको पेपर फर्स्ट स्कूल एक्सर का करना है जो बहुत सारे सेगमेंट में बटा हुआ है, और आपको दिसंबर वाली जेआरएफ देनी है तो पेपर फर्स्ट इसका करना है। तो आपको 3 फर्स्ट पेपर आपके सामने, बस आपको डिसाइड करना है कि आपका टारगेट क्या है। हम टाइम उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे, ये टाइम आपस में क्लैश नहीं करें है? मेरी समझ नहीं है। कौन सा? आप कहीं कोचिंग कर रहे हो क्या? काहे का? अच्छा, वो दोनों आप एक साथ नहीं कर पाओगे इतना, क्योंकि फिर आपको लगभग ये मानो कि डेली 4 घंटे क्लास होगी पेपर फर्स्ट की, 3 घंटे से 4 घंटे, शुरुआत में 3 घंटे, फिर 4 घंटे स्कूल एक्स्ट्रा पेपर फर्स्ट, 2 से 2.5 घंटे क्लास रखेंगे नेट की, और 4 घंटे मैं पढ़ाऊंगा। अब आप बताओ आप करोगे कैसे? तो आपने तो क्वेश्चन ही गलत पूछ लिया। अब आपको इसी अकॉर्डिंग चलना है। तो आप कोई सा एक पेपर फर्स्ट है ना वो कर लें, आप कोई सा ही एक पेपर, तो आप टारगेटेड अगर हो जाएंगे तो ये चीजें आसान हो जाएगी। अगर आप बहुत सारे घोड़ों पे सवार होंगे तो आप कोचिंग में बैठे ही रह जाओगे, आप खुद कुछ कर नहीं पाओगे। फिर खुद को भी टाइम देना है, खुद भी उनको रिवाइज करना है, घर पे जाके सेल्फ स्टडी भी तो करनी है, वो कब करोगे आप? तो हम भी आपको सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रखना चाहते कि हमने आपको पढ़ा दिया आपका हो जाएगा, नहीं। जब तक आपको घर पे जाके रिवाइज नहीं करोगे सिलेक्शन होगा कैसे आपका? हम तो खुद चाहते हैं कि आप आ जाओ हमारे पास, हमारी तो फीस आएगी ना, हमें तो फायदा ही है, लेकिन हम चाहते नहीं है ये। हम ये चाहते हैं कि आप पहले टारगेट डिसाइड करें कि आपको करना क्या है, हमारे पास क्या था, हम अच्छा क्या कर सकते हैं, बेटर क्या कर सकते हैं, बेटर फैकल्टी के साथ क्या कर सकते हैं, ये हम आपको बता सकते हैं। तो आज की सेमिनार आपको ये बताने के लिए थी कि हम और अच्छा क्या कर सकते हैं। अब वो आपको चूज करना है कि आपका टारगेट क्या है। अब आप अब रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, क्लास आज हम जाके डिजाइन कर लेंगे, कल से नेट के और सेट के पेपर फर्स्ट की क्लासेस शुरू हो जाएगी। अरे रुक जाए यार, तो एक मेरी सुनो, आपको दोस्तों एक ध्यान रखना पड़ेगा, आपको धैर्य बनाए रखना पड़ेगा, है ना। मैंने कहा मैं आपको कल बता दूंगा, तो आपको थोड़ा सा आप सोचें, इन्होंने कहा कि फिर उस पर ध्यान दे ले। आप क्या करते हैं, पहले से एक क्वेश्चन बना के रखते हैं मन में, ये अगला कुछ भी बोले मुझे तो ये क्वेश्चन दागना ही दागना है। मैं आपको बता रहा हूँ तो कि राम का जो शादी थी ना वो सीता के साथ हुई, तो आप कहेंगे रावण आया था क्या? तो आप एक बार धैर्य रखोगे तो रावण भी आ जाएगा यार, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है, आपको रावण आएगा, है ना। तो अब जो भी फीस स्ट्रक्चर है, आप जब कोचिंग साइड जाएंगे तो आपको फीस स्ट्रक्चर वो बता देंगे। इनका फीस है रजिस्ट्रेशन क्या हुआ है
नहीं, 360 में इंक्लूड नहीं है, कुछ छोटा मोटा मिनिमम। चलो आपको बता ही दूं, 360 वालों के लिए ये पूरा ही 6,000 का है, और इतना तो आपको हम नोट से दे देंगे और टेस्ट सीरीज जाएगी। लगभग एक जो विद्यार्थी है उसके ऊपर हमारा लगभग 4,000 रुपये का खर्च आता है कागज का। अगर उसकी कॉस्टिंग आप एक पेज की लगभग 50 पैसे मानो तो आता है इतना, और इतनी आता है, लगभग इतनी 50 ही पैसे में होती है। और अगर हम आपको मॉड्यूल्स देते हैं तो 35 पैसे खर्च आता है पर पेज का, मतलब एक साइड का, तो 2 साइड 70 पैसे मान लीजिए। तो इनकी तो सबसे कम है। अब आगे जिन्होंने नेट जेआरएफ का लिया है और सेट के लिए जो आए थे, उनके लिए चार्जेज है 8,000 रुपये, और जो हमारे पास कुछ नहीं पड़ता और अदर है उसके लिए 11,000 है। ऑनलाइन के चार्जेस उसी हिसाब से अलग अलग हो जाएंगे। तो 360 वालों के लिए 6,000 का है, जो नेट जेआरएफ के लिए उनके लिए 8,000 का है, और जो इन दोनों में नहीं है उनके लिए 11,000 का है। शायद हमने पहले आप ये भी पता किया था कि अदर इंस्टीट्यूट है उनके चार्जेस क्या हैं, तो उनसे लगभग 4-5 हज़ार रुपये कम है। ठीक है, आज का हो गया, अपनी बातें हो गई, आप सारे टाइम से आए, आप सबने लड्डू खाए, इसके लिए थैंक यू।